नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एस.सी. वर्मा चैप्टर नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन बेटा, है ना। ये वाला 33 इज लिंक्ड विथ 32, इसलिए मैंने 32 भी यहाँ पे रखा है। 33 में क्या बोला है बेटा, रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम, मतलब 32 को रिपीट करना है, लेकिन कब? इफ द पार्टिकल सी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस x along लाइन ए बी। तो अब इसके लिए ऊपर पढ़ना पड़ेगा। तो बोला है क्या, पहले टू पार्टिकल था ए एंड बी। तो यहाँ पे मैं सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते चलता हूँ। टू पार्टिकल है ए एंड बी, कैरिंग ए चार्ज कितना, कैपिटल क्यू, आर हेल्ड फिक्स्ड। अब ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है का मतलब ये मूव वगैरह नहीं कर सकता, है ना। सो दिस इज व्हाट फिक्स्ड। तो यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर दिया। सेपरेशन दे दिया बेटा दोनों के बीच का कितना, डी। ठीक है, ठीक है। तो बोला क्या, ए देन ए पार्टिकल सी हैविंग मास m एंड चार्ज q इज केप्ट एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन। तो एक स्मॉल चार्ज q है एंड मिड पॉइंट पे रखा हुआ है ऐसे, समझा। तो ये हो गया q, है ना। मिड पॉइंट का मतलब dy2 पे। बस उसके बाद तो फिर प्रॉब्लम ए स्टार्ट हो गया था कि इफ इट इज डिस्प्लेस करना था परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी। तो इसके पहले आपने किया था परपेंडिकुलर वाले में। और उसके बाद बी में क्या बोला था कि एज्यूम करना है x इज मच मच लेस देन d एंड शो दैट दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x। तो आपको प्रूव करना था कि एस एच एम होगा प्रोपोर्शनल टू x, का मतलब अगर x क्या हो, बहुत ही स्मॉल हो, जो आपने डिस्प्लेस किया था। एंड सी में क्या बोला था, अंडर व्हाट कंडीशन विल द पार्टिकल से एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट इज रिलीज्ड आफ्टर सच ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद पूछा था क्या, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इफ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो मेनली आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछना था यहाँ पे। तो यहाँ पर भी आपको वही टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपको निकालना पड़ेगा, है ना। अगर ये सारे कंडीशन फुलफिल होते हैं, मतलब x इज मच मच लेस देन d लेना है और आपको क्या करना है, डिस्प्लेस करना है इसको। तो इसको बेटा क्या करो, देखो यहाँ पे बोला है डिस्प्लेस थ्रू ए डिस्टेंस x along द लाइन ए बी, और डिस्प्लेस करने के बाद क्या करना है, रिलीज कर देना है। यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया डिस्प्लेस करके। तो ऑब्वियसली अगर आप इसको डिस्प्लेस करोगे बेटा यहाँ पे, है ना, तो ये मान लो कि x से डिस्प्लेस कर दिया और उसके बाद आप छोड़ोगे, रिलीज करोगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये देखना होगा। अभी देखो सिचुएशन सबसे पहले क्या था कि जैसे ही अगर आपने मिड पॉइंट पे रखा है, तो मिड पॉइंट पे सिचुएशन क्या होगा। तो यहाँ पे ये समझने की कोशिश करना, ये तो सर चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है। तो ऑब्वियसली बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि मिड पॉइंट पे क्या होगा, तो मिड पॉइंट पे आप बोलोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। मिड पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों का रिजल्टेंट आपका क्या होगा, जीरो। सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों का चार्ज तो सेम ही है। तो इस अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चलते राइट साइड, और ये भी अगर पॉजिटिव लेता हूँ तो इसके चलते लेफ्ट साइड, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब इस लोकेशन पे अगर आप कोई भी चार्ज रखते हो, कोई भी प्लस क्यू माइनस क्यू कोई भी चार्ज रखते हो, तो इस पर नेट फोर्स जीरो होगा। सबसे पहले तो ये समझना आपको। तो यहाँ पे ये वाला जो होगा बेटा, ये वाला दिस इज द लोकेशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी अगर, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, जीरो। एंड अगर एफ नेट जीरो हो गया तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मीन पोजीशन। सो दिस इज व्हाट मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब ऑब्वियसली अगर मीन पोजीशन से आप डिस्प्लेस करते हो, तो जैसा कि आपने डिस्प्लेस किया है बेटा, तो यहाँ पे हम लोग सिचुएशन को यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया, ये डिस्प्लेस कर दिया x से, ठीक है। तो ये चार्ज q कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब बताओ क्या इस पे नेट फोर्स जीरो ही होगा या कुछ और होगा। तो सर नेट फोर्स जीरो होगा या नहीं होगा, सबसे पहले तो आप यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी दो आप, है ना। तो ये वाला तो डिस्टेंस कितना है बेटा, पूरा डिस्टेंस d था, तो ये डिस्टेंस तो d/2 है, क्लियर है। तो ये वाला जो पूरा डिस्टेंस होगा कितना होगा, d/2 प्लस एक्स, एंड दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट। तो आंसर इज सर d/2 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक भी d/2 और ये x है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा बेटा, d/2 माइनस एक्स। तो ये अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर कभी यूज में आए तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ये वाला डिस्टेंस कितना, d/2 प्लस एक्स। अब सोचो मुझे इस पॉइंट पे C पे, है ना, ये लोकेशन C है मान लो,
तो यहाँ पे पहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे आप? एक तो इसके चलते होगा, इसके चलते क्या लिखोगे बेटा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इसके चलते अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहो आप, कितना डिस्टेंस है? तो सर डिस्टेंस है d/2 + x, है ना। एंड चार्ज कितना है बेटा? q है। तो अगर ये मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगा, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे? सिंपली kq/r²। तो k इंटू क्यू की वैल्यू q अपॉन r की जगह पे क्या लिखोगे? d/2 + x इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, ये तो हो गया इसके चलते, है ना, मतलब ये फर्स्ट वाले के चलते। सेकंड वाले के चलते आप निकालोगे आप, तो सेकंड वाला का लोकेशन बेटा यहाँ पे। तो इसके चलते इस पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा? ऑब्वियसली ये क्यू है, तो इसको तो मैंने पॉजिटिव मान लिया है, तो ये आउटवर्ड होगा इधर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये मैं मान लेता हूँ इसको E1, और इसे मैं क्या मान लेता हूँ? E2। ठीक है, तो अब ये वाला वैल्यू निकालना है। तो सर डिस्टेंस पता करना होगा, तो डिस्टेंस तो ऑलरेडी आपको पता है, आपने पहले ही निकाल चुका है, d/2 - x। तो अब जो ये जो E2 की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा बेटा? तो आंसर इज kq तो वही है, बट इस बार d जो होगा वो कितना हो जाएगा? d/2, ये वाला डिस्टेंस है ना, kq/r²। तो r की जगह पे कितना हो जाएगा? d/2 - x²। अब सोचो क्या E1 और E2 सेम है क्या? तो आंसर इज नो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अब जीरो नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाला टर्म डिफरेंट है, ऊपर वाला सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, इसका मतलब इस पर फोर्स लगेगा। क्या आप इसमें से देखकर बता सकते हो कंपेयर करके कौन बड़ा होगा? तो ऑब्वियसली सर न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा। डिनोमिनेटर छोटा किसका है बेटा? तो डिनोमिनेटर छोटा देखो माइनस है इसमें, है ना। तो डिनोमिनेटर अगर कम है तो ये पूरी क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर आपसे पूछा जाए कि 3/4 एंड 3/2 में कौन बड़ा है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा। इसका मतलब E2 बड़ा होगा। E2 बड़ा होगा मतलब नेट रिजल्टेंट अगर देखा जाए तो किधर आएगा? लेफ्ट साइड। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो दो चार्ज रखा हुआ था, है ना, Q एंड Q, इसके चलते X लोकेशन पे बेटा, है ना, मतलब यहाँ से X डिस्टेंस दूर, ये जो पॉइंट C मैं मान रहा हूँ, यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा? लेफ्ट साइड होगा। एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी ई नेट की वैल्यू, दैट विल भी कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू E2 - A1। क्यों सर? क्योंकि E2 क्या है बेटा? ज़्यादा है, एंड E2 इज इन लेफ्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? E2 की वैल्यू आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हो, kq/, ये था d/2 - x का स्क्वायर, एंड ये कितना था बेटा? -kq/, ये था d/2 + x का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम, कॉमन वगैरह ले सकते हो, है ना। तो कॉमन वगैरह लोगे तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? kq कॉमन ले लिया, ठीक है, और LCM लोगे तो ये a + b a - b मल्टीप्लाई होकर अंदर बचेगा कितना? d²/4 -x², है ना। और ये बाहर वाला तो x² है ही। अभी मैंने सिर्फ अंदर वाले को कॉमन पावर किया है ना, मतलब ये दोनों का पावर सेम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और पावर कॉमन कर दिया 2, तो वही क्या अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो a + b a - b के फॉर्मूले पे ब्रेक हो गया। ये kq कॉमन ले लिया बेटा, तो सॉरी kq यहाँ पे, हाँ ठीक है, kq तो कॉमन ही ले लिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सिंपल, तो ये आ जाएगा कितना? d/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा d/2 + x का स्क्वायर, एंड बीच में माइनस का साइन, ये आ जाएगा कितना? d/2 - x का स्क्वायर। ऐसे ही करते हैं ना, LCM वगैरह जब भी आप लेते हो तो क्या करते हो? अगर कभी ऐसा दिख जाए 1/2 - 1/3, तो क्या करते हो? एक तो दोनों को प्रोडक्ट करके लिख दो, 2 × 3, और एक क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर 3 इधर -2। ऐसा ही तो करते हो, या जनरली करो क्या, इससे इसको डिवाइड करो 2 से तो बचेगा 3, तो वहाँ पे 3 × 1 लिखो, ऐसे। इसलिए मैंने यहाँ पे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली कर दो। अब यहाँ पे कुछ बताओ, फॉर्मूला कुछ ब्रेक होगा? a² माइनस क्या है बेटा? b², तो a + b × a - b के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं, तो ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? या मैं टोटली इसको ब्रेक कर लेता हूँ। चलो a + b × a - b पे, a + b करोगे तो कितना आएगा? ये देखो a² - b² का फॉर्मूला, a² - b² का फॉर्मूला, तो a + b, तो जब दोनों को प्लस करोगे तो x कैंसिल आउट, एंड d/2 d बनेगा, तो a + b आ गया ये,
ये आ गया a प्लस बी सिंपल, ठीक है, इनटू a माइनस बी, ये पूरा a है बेटा, माइनस बी करोगे तो dy2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस एक्स कितना आ जाएगा 2x, तो सिंपल ये आएगा सिंप्लीफाई होके। या अगर आप लोग सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो फार्मूला पे ब्रेक कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी फार्मूला पे ब्रेक कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस का ध्यान रखना बस, यहाँ पे ब्रैकेट एक्स्ट्रा यूज कर लेना, उसके बाद माइनस अंदर भेजना, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके कितना आएगा, इतना आएगा, और ये नीचे कितना है सर, डी स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलो अभी तो ये मोटा मोटी इतना आया, ये किसकी वैल्यू निकाला आपने, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लिया। अब सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो अब वहाँ पे कोई भी चार्ज रखूंगा मैं, जैसे कि आपने क्या रखा था, स्मॉल क्यू रखा था, तो इस पर तो फोर्स लगेगा बेटा, किधर लगेगा फोर्स, तो सर अब तो वो डिपेंड करता है कि क्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। तो अगर क्यू बेटा सोच, क्यू अगर नेगेटिव होगा तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, सोच के बताओ, तो सर इस पर फोर्स लगेगा राइट साइड, तो क्या ये ऑसिलेट कर पाएगा, तो आंसर इज नहीं कर पाएगा उस कंडीशन में, तो फिर ये ऑसिलेशन नहीं कर पाएगा। ऑसिलेट कब कर पाएगा ये, जब ये दोनों देखिए, ये दोनों तो सेम ही चार्ज है बेटा, है ना। अगर ये दोनों को पॉजिटिव लेते हो, अगर ये दोनों को पॉजिटिव लेते हो या ये दोनों को नेगेटिव लो, एक किसी एक को भी पॉजिटिव लोगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे क्यू क्यू है ना, या दोनों को नेगेटिव लो या तो दोनों को पॉजिटिव लो, तो उससे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं है, अगर नेगेटिव लोगे तो जैसे कि यहाँ पे हमने क्या माना है, देखो यहाँ पे ये वाला माना है 1, तो ये वाला मैंने माना है 1, एंड ये वाला मैंने माना है कितना बेटा 2, तो 2 के चलते ज़्यादा है बेटा, तो पॉजिटिव लोगे अगर इसको दोनों को तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड आएगा, और अगर दोनों को नेगेटिव लोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, राइट साइड आएगा। तो बस यही डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे वही है, पॉजिटिव लोगे चार्ज को या निगेटिव लोगे वो उस पर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे कुछ मेंशन किया है क्या कि चार्जेस पॉजिटिव है या क्या है, फिक्स्ड डिफरेंस पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में हालांकि कुछ मेंशन नहीं किया। तो चलो यहाँ पे तो आपसे ऑब्वियसली फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा है, तो आपको वही वाला केस कंडीशन कंसीडर करना है जिसमें ऑसिलेशन होगा। तो ऑसिलेशन कब होगा, तो ऑब्वियसली जब ये दोनों पॉजिटिव ले रहे हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड आ रहा है, तो इसको भी चार्ज को भी क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा बेटा, दैट इज इक्वल टू सिंपली क्यू इंटू ई, ई की वैल्यू अभी अभी आपने निकाला है, दैट इज इक्वल टू ये वाला जो है ई की वैल्यू है ना, ये ई की वैल्यू आपने अभी अभी जस्ट निकाला है, तो इसको मैं ऊपर लेके चल जाता हूँ, ठीक है। ये तो इसके साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, तो ये हो गया टोटल फोर्स की वैल्यू। अच्छा क्या लगता है, ये जो एफ की जो वैल्यू आई बेटा है ना, ये 2x है सिंपल, ये जो एफ की वैल्यू आई बेटा है ना, फोर्स की जो वैल्यू है, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स दिख रहा है क्या आपको, तो आंसर इज नो सर। क्यों, क्योंकि ऊपर में तो एक्स है, नीचे में भी एक्स आ गया, तो ये गड़बड़ी कर दिया। तो क्या ये एसएचएम कर पाएगा, तो आंसर इज नो। तो ये ऑसिलेट तो करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा ऑसिलेट भी स्पेशल कंडीशन में करेगा, कब करेगा, तो जब दोनों क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, और ये भी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, मतलब तीनों का साइन क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब ये ऑसिलेट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर एसएचएम के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे आपको एक्स वेरी वेरी स्मॉल लेना पड़ेगा। अगर एक्स वेरी वेरी स्मॉल लेते हो तो देखो क्या होगा, ये बहुत स्मॉल हो गया बेटा डी के कंपैरिजन में, तो दोनों को माइनस करो, सोचो एक्स स्मॉल है, एक्स स्क्वायर और भी स्मॉल हो जाएगा, तो ये लगभग जीरो हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ की जो वैल्यू सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू के क्यू क्यू है ना, और ये आ जाएगा 2d, 2 आगे कर लेता हूँ, d यहाँ कर लेता हूँ, x यहाँ कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा डी स्क्वायर, तो d4 हो जाएगा बेटा ये, और ये आ जाएगा 4 चौक 16, तो 16 किधर चला जाएगा ऊपर, एक डी से एक डी गया तो नीचे आ जाएगा क्यूब। तो देखो अब फोर्स की जो वैल्यू है ना वो सम कांस्टेंट कुछ आ रहा है, कांस्टेंट कितना आ रहा है, 16 दूना 32, और ये के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डी क्यू इंटू एक्स, ठीक है। तो क्या फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है, तो आंसर इज यस, है ना। एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या है, अपोजिट भी है ना, डिस्प्लेसमेंट आप किधर कर रहे हो, राइट साइड, तो फोर्स किधर लग रहा है,
तो आंसर इज लेफ्ट साइड। तो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने निकाला था बेटा यहाँ पे, है ना, कहाँ पे निकाला था, ये वाला जहाँ पे नेट फोर्स क्या है, 0 है। कौन सा, ये वाला जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, इसके अबाउट क्या करेगा, ये इस तरह से ऑसिलेट कर सकता है, लेकिन कब, जब एक्स बहुत ही स्मॉल हो। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है ना, तो माइनस प्लस से आप माइनस प्लस को आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि ऑसिलेट कर सकता है नहीं या नहीं, है ना। तो रियलिटी में अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आपको यहाँ पे फिर मैग्नीट्यूड माइनस साइन दिखाना होगा, बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड मैंने सिर्फ लिखा है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो सिंपली एफ इक्वल टू के एक्स हो गया, है ना। एफ इक्वल टू सिंपली अगर कंपेयर करो तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, के एक्स, है ना। और यहाँ पे एफ इक्वल टू क्या लिखते हो, एम ए इक्वल टू क्या आ गया बेटा, के एक्स। तो ए इक्वल टू क्या आता है, के बाई एम इंटू एक्स, एंड इसी को आप लोग क्या बोलते हो, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ आपको पता है, तो एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो कितना, दैट इज इक्वल टू 32 के क्यू क्यू अपॉन स्मॉल एम डी क्यू। स्मॉल एम किसका मास होगा, तो ये जो चार्ज पार्ट के लिए स्मॉल क्यू का, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। तो ये वाला जो कांस्टेंट होता है, इसी को आप लोग क्या लिखते हो बताओ, ओमेगा स्क्वायर लिखते हो ना, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स एस एच एम में, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, दैट इज इक्वल टू 32 के क्यू क्यू अपॉन एम डी क्यू। तो ओमेगा कितना आ जाएगा, ये रूट, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/t होता है, तो 2 पाई/t की वैल्यू आ गई इतना, तो टाइम पीरियड आ गया आपका, है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, के क्यू क्यू अपॉन एम डी क्यू। तो टाइम पीरियड कितना आ गया यार, इसको उल्टा कर लो, उल्टा कर लो, 2 पाई नीचे आएगा, 2 पाई को इधर भेज दो, और इसको भी उल्टा कर लो, तो एम डी क्यू ऊपर हो गया, डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 32 के क्यू क्यू। तो ये आ जाएगा इसका टाइम पीरियड, है ना। आंसर मैं मैच कर लेता हूँ कितना आ रहा है। तो इसमें जो आंसर आ रहा है कितना, एक तो रूट के अंदर है यार, नीचे में 2, अच्छा ये ब्रेक कर दिया बेटा 4 पाई/0 के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको पूरे को या तो अंदर ले जाओ, है ना, पूरे को अंदर ले जाओ, है ना, पूरे को अंदर ले गए यहाँ पे, तो ये पूरे को अंदर ले जाओ, तो पूरे को अंदर ले जाओगे तो ये अंदर बन जाएगा कितना, 4 पाई स्क्वायर, है ना, 2 पाई है और ये रूट है, तो रूट के अंदर ले जाओगे तो 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा। के की वैल्यू ब्रेक कर लो, 1/4 पाई/0, सब कुछ सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर क्या होगा, मैच कर जाएगा, है ना। रूट के अंदर सब सारा वैल्यू रूट के अंदर दिया है, देखो के क्यू तो नीचे आया ही है, के की वैल्यू रख लो, और एम और डी क्यू तो आया ही है, हाँ एम और डी क्यू आया ही है, और ये एप्सिलॉन हो गया, और पाई क्यू तो आएगा ही क्योंकि एक स्क्वायर इधर चला गया, और के को ब्रेक करोगे 1/4 पाई/0, तो एक और पाई ऊपर चला जाएगा। तो आंसर आप मैच कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो और तो यहाँ पे कुछ पूछा ही नहीं, तो आई होप कि ये सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 30, ये तो था 3, 34 के साथ मिलेंगे।